नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें, लेकिन इसको शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। देखिए, अब जेपीएससी प्रीलिम्स 2021 का जो एग्ज़ाम हो चुका है और अभी तक कट ऑफ को लेके बहुत अधिक स्टूडेंट में एक कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। लेकिन इसको देखिए, अब पूरी तरीके से अब 4-5 दिन हो गए एग्ज़ाम हुए, इस पे विराम चिन्ह लगाना चाहिए, क्योंकि अब जो भी कट ऑफ आएगा वो कट ऑफ किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, बल्कि वो सबके लिए होगा। सब कोई उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। इसीलिए अब आपका जो नेक्स्ट फोकस होना चाहिए वो मेंस में होना चाहिए, क्योंकि वही टाइम है जो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है कि पीटी नहीं हो, लेकिन अगर आप इस मेंस की तैयारी किए रहेंगे तो इस बार नहीं तो सही अगली बार आपका काम ज़रूर देगा। तो इसीलिए अगर आप थोड़ी सी ऑनेस्टी अगर बरतेंगे तो आसानी से दाएं बाएं लेफ्ट राइट, ठीक है, सारी चीज़ों को किनारे करके आप मेंस की तैयारी में यहाँ पे बिल्कुल लग सकते हैं। और यही आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि घर बैठे करें मेंस की तैयारी, लेकिन कैसे करें इसको जानने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा मेंस के अकॉर्डिंग। चूँकि ये प्रीलिम्स नहीं है बल्कि मेंस है, ये पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव होता है, यहाँ पे रिटेन होता है, इस पे लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज कि मेंस सिलेबस को कैसे समझे। पूरी डिटेल से इस सिलेबस का एनालिसिस किया जाएगा, किन किन बुक को यहाँ पे फॉलो करें ये भी बहुत ज़रूरी है, नोट्स कैसे बनाएं, और ख़ासकर सिलेबस को लेके देखिए पूरा एक बृहद जो एनालिसिस है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ये नहीं कहा जाएगा कि हिस्ट्री आ रहा है, हिस्ट्री में क्या आ रहा है, ज्योग्राफी में क्या आ रहा है, वैसे चीज़ों के यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे हैं बेहतरीन उत्तर यहाँ पे कैसे लिखे हैं, क्योंकि मेंस का खेल पूरा का पूरा देखिए आंसर राइटिंग का ही खेल है। अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी तो उन 3 घंटों में आप बिल्कुल ही असहाय महसूस करेंगे और कभी आपका आंसर पूरा नहीं हो पाएगा, प्रश्न छूटने की संभावना यहाँ पे अधिक रहेगी। तो बेहतरीन उत्तर कैसे लिखे इसको भी देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, खासकर 2016 का जो मेंस का देखिए 1 से लेके 6 पेपर तक कौन कौन से प्रश्न आए हैं, किस वे में आ रहा है, ताकि आप लोग अपने तैयारी प्रक्रिया को और मजबूत बना सकें। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो जनरली इस विषय में काफ़ी क्यूरी मेरे पास आ चुका है, काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज आ चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्नों के सवाल जवाब कि मेंस कितने मार्क्स का होता है, शब्द सीमा कितनी होती है, किस तरीके का पेपर मिलता है, कितने नंबर लाने पड़ते हैं, ऐसे अनगिनत जो प्रश्न हैं लास्ट वाला से ज़रूर आप लोग, ठीक है, देखिएगा ही देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपके भी मन में इस प्रकार की क्यूरी ज़रूर होगी ही होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लेक्चर को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें, और पूरी की पूरी देखिए यहाँ पे जेपीएससी का पीडीएफ इस आईएएस एनालिसिस टेलीग्राम में यहाँ पे अपलोड की जाएगी, इससे आप लोग जाके ज़रूर ज्वाइन कर ले। अब यहाँ पे देखिए जो मेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है जनरली यही है, कमीशन के द्वारा जो दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसे और एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक एक टॉपिक से यहाँ पे कौन कौन से किस किस टाइप के यहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेन सिलेबस को कैसे समझें, और साथ में हम लोग देखिए बुक लिस्ट और नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि एक एक पेपर को देखते चलेंगे कौन कौन से बुक हम लोग उसको, ठीक है, फॉलो करेंगे, ये भी देखते चलेंगे, और नोट्स कहाँ तक कितना हद तक बनाना ज़रूरी है इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो पहला जो पेपर होता है आपको पता है 100 नंबर का जो पेपर होता है, ठीक है, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रश्न पत्र 1 सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, जो बिल्कुल ही क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब जनरल जो हिंदी होता है इसमें 50 मार्क्स के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, और इन 50 मार्क में अगर देखेंगे तो निबंध 400 शब्दों का होता है। 400 शब्द का मतलब कि आप 2 से 3 पेज आप मोटे तौर पे आप मान सकते हैं, इतना निबंध किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना होगा। जनरली करेंट से अपडेटेड टॉपिक होता है या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो व्याकरण है 15 नंबर का, वाक्य विन्यास है यहाँ पे 10 अंक का, संक्षेपण में है यहाँ पे 10 अंक का। तो देखिए अगर इंग्लिश में थोड़ा सा भी आपका हाथ टाइट है तो हिंदी को अगर थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क है। क्वालिफाइंग मार्क का मतलब यहाँ पे कि 100 में 30 ही नंबर आपको लाना है, 30 नंबर आसानी से यहाँ पे आ जाएगा।
लेकिन अगर 30 नंबर नहीं आएगा तो ध्यान रखिएगा क्वालिफाइंग मार्क है, अगर इसमें 29 नंबर 25 नंबर आ गया तो फिर आपका मेंस कितना भी अच्छा जाएगा उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। तो हिंदी के लिए आप फॉलो कर ले, लुसेंट की आती है हिंदी व्याकरण और रचना, ध्यान से सुनते चलिए। हिंदी व्याकरण और रचना, इसमें क्या होगा कि जो 35 नंबर का जो प्रश्न है व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, इसमें आप सेलेक्टिव स्टडी करते हुए इन 35 में से एटलीस्ट आप 25-30 गेन जरूर कर सकते हैं। और निबंध तो यहाँ पे 15 नंबर का है आप लोग, ठीक है, यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। निबंध के लिए कोई इतना बुक की यहाँ पे रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, 400 शब्द कोई अधिक नहीं होता है, आसानी से आप लिख जाएंगे। अब दूसरा जो आ रहा है जनरल इंग्लिश, ध्यान रखिएगा, इसको लेके बिल्कुल ही अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो यहाँ पे बहुत अधिक टेंशन नहीं लेना है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, एस्से है यहाँ पे 15 नंबर का, ग्रामर है 15 नंबर का, कॉम्प्रिहेंशन है 10 अंक का, और प्रेशराइज राइटिंग जिसको, ठीक है, छोटा करना होता है, यहाँ पे है ये 10 नंबर का। तो इसको भी लेके बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगर इंग्लिश थोड़ा भी आपका ठीक कमज़ोर हो तो आप हिंदी में अधिक से अधिक ध्यान दें, कोशिश करें कि यहीं से 50 में से 30 नंबर लाना बिल्कुल ही असंभव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश में भी आप ध्यान देते हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। हो सकता है कि 10 नंबर 20 नंबर भी आ जाए इन 50 नंबरों में, तो आसानी से इसको क्वालिफाई किया जा सकता है। अदरवाइज बहुत अधिक इसको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए यहाँ पर रेफरेंस बुक के रूप में अरिहंत का एक आता है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और दोनों का जो लेवल होगा ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का होगा, साफ साफ जेपीएससी के द्वारा लिखा गया है कि दोनों वर्गों का स्तर मैट्रिक मानकों के अनुरूप होगा, अर्थात 10th लेवल का होगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसमें से आपको 100 में 30 अंक लाना होगा। और ये जो 30 नंबर लाएंगे या फिर 40-50 जो भी नंबर लाएंगे आप, उसका टोटल मार्क में अर्थात मेरिट लिस्ट में मेंस का इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अब बात कर रहे हैं हम लोग पेपर दूसरी का, ठीक है। दूसरी जो पेपर है लैंग्वेज पेपर है। अब देखिए लैंग्वेज पेपर 150 नंबर का है। अब यहाँ से इस लैंग्वेज पेपर का मार्क यहाँ पे जुड़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे लैंग्वेज पेपर में देखिए जेपीएससी ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन में ऐड किया हुआ है, सिलेबस में ऐड किया हुआ है कि आप लैंग्वेज पेपर में किन किन भाषाओं को आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी क्षेत्रीय भाषा भी है इसमें, जनरली देख पा रहे हैं हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा और साहित्य, और अंग्रेजी भाषा और साहित्य। जनरली इन्हीं दोनों लैंग्वेज पेपर को यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा लिया जाता है। और चूँकि यहाँ पे मैं हिंदी को प्रीफर कर रहा हूँ तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा बहुत ही अच्छी बुक है। और इस बुक के माध्यम से आप 150 नंबर में आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन है पूरा आप अटेम्प्ट करने की स्थिति में रहेंगे, इतनी शानदार बुक है। तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हिंदी भाषा और साहित्य है, इसमें लैंग्वेज पेपर है, एकदम देख पा रहे हिंदी साहित्य का इतिहास, अगर जिसका ऑप्शनल वगैरह, ठीक है, हिंदी लिटरेचर अगर हुआ होगा तो उसके लिए तो बिल्कुल आसान है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जेपीएससी में कोई भी ऑप्शनल पेपर नहीं होता है। ऑप्शनल पेपर अगर देखेंगे तो 2016 के पहले 2 ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, लेकिन 2016 के बाद से उन दोनों ही ऑप्शनल पेपर को हटा दिया गया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीएस का ही पेपर होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अब ऑप्शनल पेपर तो है नहीं, पेपर 1 और पेपर 2 को हम लोगों ने बृहद रूप से देख लिया। अब बच रहा है जो पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। यहाँ पे इसको बोला जाता है जनरल स्टडीज़ का पेपर, अर्थात सामान्य अध्ययन का पेपर। और इसमें हर एक पेपर का जो वेटेज होता है 200 नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। इस तरीके से देखेंगे तो 2 + 2 + 2 800 नंबर ये हो गया, और प्लस पेपर 2 का हो जाएगा 150। अपने टोटल यही जो होता है 950 नंबरों में आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करना होता है। इंटरव्यू के लिए आपका दरवाज़ा खुल जाएगा। अब इसका भी कट ऑफ निर्धारित होता है, हम लोग आगे देखेंगे। अब इसका क्या नेचर होता है जनरल स्टडीज में, तो देखिए इसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, 2 खंडों में 10-10 के अनुपात में होगा। और इसमें ध्यान रखिएगा 2-2 नंबर का होगा, जो कि 40-40 नंबर का एक प्रश्न में यहाँ पे एक पेपर में यहाँ पे आएगा। इसके लिए तो बिल्कुल ही आप लोग टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रीलिम्स की जो तैयारी की है इसका क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का नहीं होता है। और यहाँ पे हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का है, ठीक है। तो बात वही हो जाती है जो आप लोगों ने प्रीलिम्स में दिया हुआ था।
अब जो बाकी का जो बच जाता है, जैसे 40 नंबर अगर एक पेपर में निकल गया तो अब बच गया जो 160 नंबर। इस 160 नंबर में 4 से 5 डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये 4 जो 5 डिस्क्रिप्टिव जो प्रश्न पूछे जाते हैं 2 तरह से पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन 4 ही अगर दिया गया तो ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन 4 ही दिया गया तो एक एक क्वेश्चन 40 नंबर का होता है, तो 40 × 4 हो जाएगा 160 हो जाएगा। अदरवाइज अगर क्वेश्चन 5 दे दिया तो अगर क्वेश्चन 5 दे दिया तो उसमें एक जो क्वेश्चन होता है 32 नंबर का होता है, तो 32 × 5 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 160। तो कुल मिला के बात वही है। आगे हम लोग जानेंगे कि शब्द सीमा वगैरह यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि पेपर 3, 4, 5, 6 में क्या क्या पूछा जाता है। पूरा का पूरा ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है, इतिहास है और इसमें भूगोल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि देख पा रहे हैं हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें प्राचीन काल है, प्राचीन काल का हेल्प लेने के लिए काफ़ी कुछ मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी कराया है, मेंस लेवल पे कराया हुआ है, वहाँ से मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा और जानना है, ब्रीफली जानना है, बहुत लोगों को किताब पढ़ने का आदत नहीं होता, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अदरवाइज आप बुक पढ़ने का इंटरेस्टेड हैं तो आप आसानी से यहाँ पे रामशरण शर्मा को यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्राचीन भारत का जो इतिहास है, रामशरण शर्मा को फॉलो करिए। बहुत शानदार बुक है, बहुत पतली सी भी बुक है, आसानी से आप इसे कवर कर लेंगे। दूसरी बुक है यहाँ पे मध्यकाल को लेके, देख पा रहे हैं यहाँ पे सतीश चंद्रा की बुक है, ये भी मेडिवल हिस्ट्री का है। बिल्कुल यहाँ पे फैक्ट वगैरह कम मिलेगा, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल लगेगा कम मूवी देख रहे हैं, बिल्कुल कहानी की तरह चलेगा। और तीसरा है अब आधुनिक भारत, इसके लिए तो नाम ही काफ़ी है, स्पेक्ट्रम की जो बुक है आधुनिक भारत। अब इनको देखिए पढ़ना कैसे है, तो आप लोगों ने हो सकता है कि बहुत किसी का बैकग्राउंड बीए वगैरह रहेगा, उस तरह का आंसर राइटिंग यहाँ नहीं करना होता है। यहाँ पे एनालिसिस करना होता है कि उस चीज़ से आप क्या समझ रहे हैं। सपोज करिए कि हड़प्पा काल अगर आप पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा काल से आप क्या सीख रहे हैं। जैसे यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा काल की जो नगरीकरण की जो सभ्यता थी, वर्तमान में जो नगरीकरण की जो सभ्यता है किस प्रकार से उससे परिचालित हो रही है, कंपेयर कर दिया। तो थोड़ा सा प्रश्न को यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेसिस पे पूछा जाता है, जिससे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा बल्कि अधिक से अधिक आपको समझना होगा, एनालिसिस करना होगा। और उसके बाद से यहाँ पे झारखंड का इतिहास है, यहाँ पे देख पा रहे हैं झारखंड के इतिहास को लेके यहाँ पे एक मनीष रंजन की एक बुक है, बहुत शानदार बुक है। पूरा का पूरा झारखंड में झारखंड का हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, सारा का सारा झारखंड का ये जीएस है, सब इसमें आ जाएगा। पीटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर यहाँ पे नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर भूगोल की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे भौतिक भूगोल है, यहाँ पे सामान्य सिद्धांत। इसमें आप ध्यान रखिएगा माजिद हुसैन की जो बुक आती है, एक भारत का भूगोल आएगा और एक पार्ट और आता है वर्ल्ड जियोग्राफी की बुक फिजिकल, जिसमें दिया है भौतिक सिद्धांत, उसकी भी आएगा। तो आप दोनों बुक को ले लीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक ही मेंशन किया हुआ है। भारत का भौतिक और मानव भूगोल यहाँ पे दिया हुआ है। भारत के प्राकृतिक संसाधन, विकास और उद्योग, झारखंड का भूगोल और उसके संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या, औद्योगिक और शहरी विकास, शहरी बंदोबस्त का प्रारूप और प्रदूषण समस्या। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, जो भी टॉपिक दिया है इस टॉपिक पे बेसिस पे अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो भी टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अधिक यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ध्यान दीजिए एक पेपर में महज 160 ही नंबर का प्रश्न यहाँ पे आएगा। और 160 में देखिए या तो 4 प्रश्न होगा या फिर 5 प्रश्न होगा। अब सोचिए इसमें सामाजिक विज्ञान भी है, इतिहास है, भूगोल है, माने हर एक अगर एक एक विषय से देखा जाए तो 2-2 प्रश्न अगर आए तो 6 प्रश्न हो जाएगा, खंड 1 और खंड 2 में आएगा। यहाँ पे थोड़ा आप सेलेक्टिव भी हो सकते हैं। आपको अगर एंशिएंट नहीं आता है, मिडिवल नहीं आता है तो पूरा मॉडर्न कर जाइए, मॉडर्न नहीं आता है तो पूरा एंशिएंट और मिडिवल कर जाइए। उसी तरीके से जियोग्राफी में भी है, जियोग्राफी का जो वर्ल्ड जियोग्राफी का जो पोर्शन है उसको छोड़ के आप इंडियन जियोग्राफी मजबूत कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर सिलेक्टिव होकर स्टडी करेंगे तो उसका रिजल्ट और बढ़िया मिलेगा। लेकिन सिलेक्टिव स्टडी करने से बचना चाहिए, एक बार थ्रू आउट पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, उसके बाद से सिलेक्टिव तब होना चाहिए। असली में जो रियल
स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू में क्या पता प्रश्न कहाँ से लोग पूछ दें, तो इसीलिए एक बार करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी करें तो इतना ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तीसरी बुक है सामाजिक विज्ञान को लेके, लास्ट मैंने उसको ऐड किया है, ठीक है। राम आहूजा की एक बुक आती है सोशल, ठीक है, न्याय के रूप में, यहाँ पे बहुत फेमस बुक है। लास्ट में मैं उसको भी आपको दिखा दूंगा। उम्मीद है इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्रश्न पत्र 4 में भारतीय संविधान, राजनीति, लोक प्रशासन और सुशासन है। इसके लिए तो पॉलिटी से ठीक है बेटर कोई बुक नहीं है। पॉलिटी का देखिए जो लक्ष्मीकांत की जो बुक है, स्टैंडर्ड इसका काफ़ी हाई है, यूपीएससी का लेवल है पूरी तरीके से। लेकिन इस बुक को पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रटने में लग जाए। चीज़ों को यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है गेन कीजिए, और यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत करंट से कोरिलेट किया जाएगा। लेकिन उस करंट को समझने के लिए आपको लक्ष्मीकांत का जो कॉन्सेप्ट है इससे आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छा आंसर राइटिंग आप कर पाएंगे। कुछ ट्रेडिशनल प्रश्न भी आता है, तो यहाँ पे कोई टॉपिक मत छोड़िए, लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़ जाइए। क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए विस्तृत जो सिलेबस है यहाँ पे सब दिया हुआ है, ठीक है। मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से पूरा पूरा इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा पूरा टॉपिक है। दूसरा जो इसका सेगमेंट है लोक प्रशासन है, यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे गवर्नेंस से संबंधित है, सुशासन है। इसमें जो भी विषय को शामिल किया गया है इसके लिए बिल्कुल लोड नहीं लेना है। देखिए जो भी ठीक है टॉपिक आपको समझ में आ रहा है उसका क्या करना है, नोट्स बना लेना है। क्योंकि प्रश्न यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा 160 नंबर का ही आएगा, महज 4 और 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो 4-5 प्रश्न पूछा जाएगा, तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे सिलेक्टिव हो के लास्ट में अगर आप अधिक ध्यान देंगे तो फिर आपका आसानी से मेंस यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसका भी पूरा मैं PDF अपलोड करते रहूँगा। नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और सतत विकास। इसके लिए एक बुक सफिशिएंट है, यहाँ पे रमेश सिंह की बुक है। और जो भी मैं बुक यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, मैं पहले ही आपको बोल दूँ कि कोई मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका अदर बुक का ठीक है, अगर आप रिकमेंड कर रहे हैं, अगर आपकी अलग बुक को फॉलो कर रहे हैं, देखिए बुक कहीं से पढ़ें, कॉन्सेप्ट तो सब में एक ही दिया रहेगा। तो ये कोई अंतिम नहीं है, लास्ट नहीं है, बल्कि बस आपको फेवर किया जा रहा है। आप माने या नहीं माने, ये आपके विवेक पे पूरी तरीके से निर्भर करता है। इसमें देख पा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी जो विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें राष्ट्रीय आय है, इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, मुद्रा अवस्थिति, ठीक है, कृषि ग्रामीण अवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त, ठीक है। माने यहाँ पे स्कोरिंग करना ठीक है बहुत अधिक ना तो टफ होता है ना बहुत अधिक यहाँ पे आसान होता है। यूपीएससी में तो इकोनॉमिक्स को लेकर काफ़ी समस्या होती है, लेकिन यहाँ पे जो कि ट्रेडिशनल प्रश्न भी रहता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो इकोनॉमिक्स को लिख लेंगे। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता ही इकोनॉमिक्स की शब्दावलियों को लिखने में, लेकिन प्रैक्टिस से ये आपका आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे सतत विकास, आर्थिक मुद्दा और भारतीय विकास की रणनीति, इसमें से जो टॉपिक, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, जो टॉपिक पसंद आ रहा है आप उसका नोट्स बना लें। सीधी सी बात है, लिखने का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और ये अभी से प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, अभी से लिखना शुरू कर दीजिए, वरना एग्ज़ाम में 3 घंटे टिक नहीं पाएंगे, हाथ में दर्द हो जाएगा पूरी तरीके से। वैसे ही यहाँ पे भी देख पा रहे हैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरा का पूरा। यहाँ पे झारखंड की अर्थव्यवस्था है, जो मैंने पहले ऑलरेडी बुक रिकमेंड कर दिया है। नए आर्थिक सुधार हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, IMF, विश्व बैंक, देख पा रहे हैं यहाँ से अधिकतर जो प्रश्न है, ठीक है, बहुत अधिक करंट से नहीं होता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। उदारीकरण, वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इस टाइप का यहाँ पे प्रश्न आता है। उसके बाद से पेपर 6 की अगर हम लोग बात करें तो सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विकास, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और इसका भी सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, क्योंकि इसमें जो भौतिक विज्ञान है आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा इसमें भी सिलेक्टिव है। सारा का सारा फिजिक्स आपको पढ़ने ही जाना है, ध्यान रखिएगा। जो जो टॉपिक दिया है उसी को स्टडी करना है, उसी का नोट्स बनाता है। उसके बाद से यहाँ पे जीव विज्ञान है, तो फिजिक्स के लिए आप वाणी पब्लिकेशन की जो बुक आती है, बहुत फेमस बुक है, बहुत ठीक है। क्वालिटी तो बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन इसका कंटेंट बहुत ही शानदार होता है। फालतू की बात नहीं लिखा रहता है, टू द पॉइंट लिखा रहता है, और एग्जाम में ही चाहिए। इसे आप फॉलो कर सकते हैं। जीव विज्ञान को लेके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी आपको जो जो दिया है उसी को पढ़ना है।
ठीक है। यहाँ पे भी आप वाणी पब्लिकेशन के बुक को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होता है, लेकिन चूंकि केमिस्ट्री तो यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ भौतिकी और जीव विज्ञान है, तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद कृषि विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के लिए जो भी ये इससे संबंधित टॉपिक है, दृष्टि की पर्यावरण में पारिस्थितिकी अभी काफ़ी फेमस है इसका, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी और पर्यावरण पारिस्थितिकी काफ़ी, ठीक है, अच्छी बुक मानी जा रही है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में पूरा का पूरा, ठीक है, प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसी तरीके से विज्ञान और तकनीक में भी जो भी दिया हुआ है यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, फिर समय लगेगा, मैं पूरा पूरा PDF इसका अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप दृष्टि की बुक को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ बचा हुआ बुक था, जैसे कि राम आहूजा की मैंने बोला हुआ था, सामाजिक समस्याओं को लेके आप इसे फॉलो कर सकते हैं। झारखंड का मैंने मेंशन किया हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, करेंट को आप नहीं छोड़ सकते हैं। अब थोड़ा करेंट को पढ़ने का आप लोगों का नज़रिया बदलना पड़ेगा। यहाँ पे मेंस को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दृष्टि की जो डेली की डेली दृष्टि हो गया, क्रॉनिकल हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, कोई भी अगर करेंट की मंथली बुक आ रही है तो कोशिश कीजिए उसको फॉलो करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेंस के जो टॉपिक होते हैं, ज्वलंत मुद्दा होता है, बहुत विस्तार से दिया रहता है, सारा का सारा एनालिसिस करके दिया गया होता है। उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। कोशिश कीजिए कि उसका नोट्स भी बनाएं, नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और अधिक आपको फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि क्या घर से तैयारी की जा सकती है, तो देखिए इतना चीज़ जानने के बाद आपके पास बच क्या रहा है? सारी की सारी की चीज़ों को तो आप जान ही ले रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे घर से, ठीक है, यहाँ पे घर बैठे आप पूरी तरीके से मेंस की तैयारी बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और भी कुछ बातों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि बेहतरीन उत्तर कैसे लिखें। बहुत सारे स्टूडेंटों का मैसेज आता है कि सर अच्छा उत्तर कैसे लिखें। देखिए बार बार मैं बोलता हूँ कि अच्छा उत्तर वही होता है जो प्रश्न का उत्तर होता है। आप प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आपका अच्छा उत्तर मान लिया जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं तो अगर 40 नंबर का प्रश्न है तो उसमें से एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि प्रश्न पूछता कुछ और है, लिख आप कुछ और रहे हैं, तो फिर समस्या आएगी ही आएगी। वैसे में तो आप, ठीक है, पूरी तरीके से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमें नंबर मिलेगा ही मिलेगा। जो पूछ रहा है उसी को लिखने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको अपना बेस्ट देने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक संगठित, एक मैंने थोड़ा सा होता है ना, मतलब रैंडमली वल्गर जिसको बोला जाता है, वैसे आंसर राइटिंग करने से बचिए। संगठित का मतलब क्या है कि अगर आप एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये नहीं तब दूसरा पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, तो इससे कोई लिंक ही नहीं हो। लगना चाहिए बिल्कुल, जब एग्जामिनर पढ़े तो फ्लो बनना चाहिए, लिंक नहीं टूटना चाहिए। सूक्ष्म है यहाँ पे, थोड़ी बहुत सूक्ष्म का मतलब है कि थोड़ी बहुत कुछ तथ्यों को भी शामिल करके चले, क्योंकि ऐसे ही आंसर लिखने का मतलब होता है कि कहानी आप लिख रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं और इसमें जीएस का, ठीक है, बातों को लिख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तथ्यों को भी शामिल करते चलिए तो काफ़ी बेटर रहेगा। कुछ, ठीक है, नाम रख दीजिए, कोई स्थान का नाम है, कोई क्रांति हुई है, कोई बड़ा चेंज आया है, उसे आप मेंशन करते चलिए। और सशक्त अभिव्यक्ति, ये बहुत ही मायने रखता है, ध्यान रखिएगा। सशक्त अभिव्यक्ति कि आपका जो एनालिसिस पार्ट है वो आपका क्या होगा, और इसको ध्यान रखिएगा, कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता है। बाकी जो कॉन्सेप्ट को आपने समझा है, उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप उसको कैसे लिख रहे हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत कहीं क्लास किया होगा, कोचिंग वगैरह किया होगा, तो टेस्ट वगैरह वहाँ पे जब होता है तो टीचर एक ही पढ़ाता है, हज़ारों की भीड़ में टीचर पढ़ाएगा, लेकिन उसमें सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कुछ 2 4 5 ही लोगों का हो पाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है ये अभिव्यक्ति। और ये अभिव्यक्ति जो, यकीन मानिए, बहुत पढ़ने से आपको नहीं आएगा। इसको करने के लिए आपको लेखन शैली बहुत ज़रूरी है। और यकीन मानिए कि एग्ज़ाम में कोई भी तेज से तेज लड़का रहो, ठीक है, वो अपना अगर 50% जो मटेरियल पढ़ा है, इस 50% अगर, ठीक है, चीज़ों को पढ़ के जा रहा है, अगर उसका अभिव्यक्ति पक्ष मजबूत है तो 3 घंटा पूरा का पूरा उसका लाइफ चेंजिंग आवर होता है। 3 घंटा में अगर उसने एक सशक्त अभिव्यक्ति के माध्यम से
अगर अपना पेपर कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, तो यकीन मानिए लाइफ सेट है। फिर समस्या नहीं होगी, दोबारा उसको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा इस पैटर्न को आप लोग भी क्या करिए, फॉलो करिए। और उत्तर लेखन को लेकर ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको, इसकी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए। पूरा का पूरा मैं आंसर राइटिंग में कराऊंगा ही कराऊंगा इसमें, ठीक है। सशक्त अभिव्यक्ति पे विशेष यहाँ पे मेरा जोर रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के सवाल जवाब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली आता है, ठीक है। स्टूडेंट का मैसेज, सर कितने घंटे का होता है? तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए 3 ही घंटे का पेपर होता है। अब 3 घंटे का जो पेपर होता है, यूपीएससी भी 3 ही घंटे का होता है। लेकिन यूपीएससी में क्या होता है कि एक ही दिन डबल डबल पेपर होता है, 6 घंटे का। अब 6 घंटे में आपको लगभग 5000 से 6000 शब्द लिखना होता है, जो कि इतना आसान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है कि जेपीएससी एक दिन 2 पेपर को शामिल ना करें। अगर शामिल कर दिया तो फिर बात हो जाएगी यूपीएससी वाली, या आपको भी अपनी राइटिंग, ठीक है, स्ट्रेटजी पूरी तरीके से मेंटेन करना होगा, स्पीड मेंटेन करना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे राइटिंग को लेके भी आता है, ठीक है, जैसे कि लिखावट को लेके आता है कि सुंदर लिखावट। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि सुंदर चीज़ किसी को भी अट्रैक्ट करता है, नो डाउट। इंटरव्यू में भी आप जाएंगे तो सुंदर लड़का लड़की, ठीक है, थोड़ा सा नंबर मिलता है उन लोगों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो खराब जो लिख रहा है, खराब इन द सेंस कि अब ऐसा नहीं लिख दे कि आप बिल्कुल उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है। कम से कम रीडेबल होना चाहिए, पढ़ने योग्य तो ठीक है ज़रूर होना चाहिए। अगर आपने ऐसा भी लिखा हुआ है तो आपको मार्क्स यहाँ पे ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए तनाव नहीं लेना है। खराब राइटिंग है तो कोशिश कीजिए कि जो मैं लिख रहा हूँ सामने वाला पढ़ जाए। पेज कैसा मिलता है? देखिए पेज जनरली आप लोगों ने वाइट पेपर पे ही, ठीक है, ट्राई किया होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा जेपीएससी अलग हो जाता है। जेपीएससी में रोलिंग पेज मिलता है, ध्यान रखिए। लाइनिंग वाला जो होता है, रोलिंग लाइनिंग वाला पेन मिलता है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पर्टिकुलर जेपीएससी की, तो इस पर प्रयास कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। या फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने A4 शीट में वाइट जो पेपर में अगर आप लोगों ने लिखा हुआ है पूरी तरीके से प्लेन पेपर पे, तो लाइनिंग में तो लिखना और आसान होगा, आपका आंसर और अच्छा होगा। ठीक वैसे ही अगर आप, ठीक है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, अगर ख़राब रोड पे जब चला लेते हैं तो अच्छा रोड मिलेगा तो और अच्छा सब चला सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही होता है। तीसरे नंबर यहाँ पे मार्क्स को लेके मैंने बता ही दिया कि एक पेपर लैंग्वेज पेपर होगा 150 नंबर का, और बाकी जो पेपर होगा 200 नंबर का। टोटल जो मार्क्स होगा, ध्यान रखिएगा, मेंस का 950 नंबर का मार्क होगा। शब्द सीमा क्या होगी? अब शब्द सीमा को लेकर, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 20 प्रश्न आता था 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, इसमें तो सिर्फ टिक लगाना होता है, बिल्कुल पीटी की तरह, पीटी ही एक तरह से। और जो मेंस होता है, ध्यान रखिएगा, 4 से 5 प्रश्न होता है, 4 या 5 प्रश्न आएगा। 4 प्रश्न आएगा तो कोशिश कीजिए इसको कि 500 से 600 शब्दों में हम लिखने की कोशिश करें। 506 शब्दों का मतलब कि 3 पन्ना ले लीजिए, मान के चलिए 3 पेज इसको ले लीजिए, 3 से 3.5 पेज, ठीक है। अगर 5 प्रश्न आया यहाँ पे तो कोशिश कीजिए यहाँ पे, अगर 32 नंबर का होगा, 5 जो एक प्रश्न होगा, तो इसको कोशिश कीजिए कि आप लोग 400 से 500 शब्दों में लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। इतना सफिशिएंट होता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा मत जाइए, कम भी मत जाइए। ज़्यादा लिखेंगे तो भी समस्या है, कम लिखेंगे तो भी समस्या है। कम में तो थोड़ा बहुत चल भी जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, और ज़्यादा लिखने का समय भी आपके पास नहीं रहेगा। 400-500 शब्द पर्याप्त होता है। 3 घंटे में आपको 4 से 5 सवालों का जवाब देना है। अब आइए बात करते हैं हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स क्या जुड़ते हैं। बिल्कुल कोई इसका मार्क्स नहीं जोड़ता, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा का कोई भी मार्क्स यहाँ पे नहीं जुड़ता है। अगर कितना भी नंबर आप लाए हैं, प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ और सिर्फ मेंस में मेरिट के लिए वहाँ पे, ठीक है, आपको शामिल किया जाता है, क्वालिफाई के लिए शामिल किया जाता है। कोई भी नंबर इसका नहीं जुड़ेगा। मेंस क्वालिफाइड के लिए यहाँ पे मार्क्स कितना होना चाहिए, कितना में आप मेंस क्वालिफाइड कर सकते हैं? तो देखिए, ऑन एन एवरेज सिविल सर्विस में अगर 50% प्लस आपका मेंस में अगर, ठीक है, मार्क्स आ जा रहा है, तो मान के चलिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, 50 से 55। अगर कंपटीशन ज़्यादा टफ हो तो 60 तक आ सकता है। 60% तक तो एकदम बिल्कुल सेफ है। सपोज करिए अगर 950 नंबर का अगर प्रश्न हो रहा है,
तो अगर आप यहाँ पे अगर 500 के आसपास ला लिए, 550 के आसपास ला लिए, जनरल कैटेगरी में हैं, तो फिर बिल्कुल ही इंटरव्यू कॉल यहाँ पे आएगा ही आएगा। जैसे कि पिछले साल का 2016 का जो हुआ था 6 JPSC, उसका आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये मेंस का जो कट ऑफ मार्क था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेंस का जो कट ऑफ मार्क था 508 है, 482 है, 506 है, 435 है, 421 है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो कंट्रोवर्सी का कारण बना है, इसमें जो टोटल जो मार्क्स था 1050 था, क्योंकि इसमें क्या किया गया था तो 950 में जो क्वालिफिकेशन जो मार्क था, ठीक है, जो कंपलसरी वाला जो मार्क्स था हिंदी और इंग्लिश का, उसका भी जोड़ लिया गया था 100 नंबर का, ठीक है, इसीलिए हो गया था 1050। आपको फाइनली 950 पे ही फाइट करना है। तो सपोज करिए, ठीक है, अगर 500 450 अगर आ जा रहा है तो बिल्कुल आप सेफ स्थिति में है। 950 में इतना हर हाल में आना ही चाहिए। फाइनल रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, जनरल का गया था 600 में, ठीक है, मैंने ख़राब से ख़राब पोस्ट जो होगा JPSC का मिल ही गया होगा। वैसे कोई ख़राब पोस्ट नहीं होता है, लेकिन SDM और DSP का पद नहीं मिला होगा, ठीक है। 600 से कट ऑफ मार्क को ऊपर किया गया है। वैसे ही आप अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितने कितने मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। अब लास्ट में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक बार थ्रू आउट करते चलते हैं ताकि आपको फील आए, क्योंकि दुश्मन को, ठीक है, लड़ाई करने से पहले, दुश्मन से लड़ाई करने से पहले उसको जानना बेहद ज़रूरी है। बार बार मैं बोलता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रैक्टिस आप तभी करेंगे जब पिछले साल के प्रश्नों को आप देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे देखिए पेपर 1 में यहाँ पे पूरा का पूरा कंपाइलेशन, इसका भी मैं PDF एक साथ मर्ज करके डाल दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं पहला जो पेपर है, जो क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ पे 400 शब्दों में एक निबंध लिखना होता है। किसी भी एक विषय पे आप निबंध लिख सकते हैं। देख पा रहे हैं 15 नंबर का होता है। 15 में आपको, ठीक है, 8 से 10 नंबर डेफिनेटली यहाँ पे आप मिल जाएगा, थोड़ा बहुत भी अगर आपको लिखने आता है तो। दूसरा है यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब संधि समास, ठीक है, सब लुसेंट में आपको मिल जाएगा। एक एक प्रश्न 5 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन होता है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तेजी से मैं देखते चलता हूँ, आप लोग देखते रहिए, PDF में कर दूंगा, ठीक है। इनमें से अशुद्धि वाक्यों को 5 को यहाँ पे शुद्ध कीजिए। देखिए यहाँ पे अशुद्ध, यहाँ पे 5 को शुद्ध करना है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रस्तुत अवतरण का शीर्षक देते हुए संक्षेपण कीजिए। इसको कंप्रेसराइज, ठीक है, कंप्रेस करना है, छोटे से छोटे इसको करके लिखना है। उसके बाद आता है दूसरा सेगमेंट, यहाँ पे इंग्लिश का सेगमेंट आता है। इंग्लिश में भी सेम वैसे ही है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ऐसे लिखना होता है, इंग्लिश में ऐसे लिखना होगा। 15 नंबर में थोड़ा बहुत भी आता है इंग्लिश में, अगर आपका हाथ टाइट भी है देखिए 5 नंबर 7 नंबर तो ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, सब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तीसरा नंबर में यहाँ पे दिया हुआ पैसेज दिया हुआ है। और उसके बाद चौथे नंबर पे यहाँ प्रिसराइज राइटिंग आपको करना है। उसके बाद से देखिए पेपर जो सेकेंड आता है, जो लैंग्वेज पेपर होता है, यहाँ पे मैंने प्रीफर किया इंग्लिश को और हिंदी को। तो इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश देख लेंगे, जो भी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। और देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 150 नंबर का होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके रहेगा। यहाँ पे आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। इसके लिए भी आप बुक कोई भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, डिस्कस द मेजर थीम ऑफ प्ले आर्म्स इन द मैन, ठीक है। बुक आप फॉलो कीजिएगा, इसका सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे पेपर जो 2 है, जो जनरली स्टूडेंट यहाँ पे लेने वाले हिंदी मीडियम वाला, हिंदी भाषा एवं साहित्य, ठीक है, मैंने इसके लिए बुक रिकमेंड कर दिया है। देखिए 3 घंटे का 150 नंबर का। तो इसमें भी कोई ज़्यादा, ठीक है, भारी प्रश्न नहीं होता। निम्नलिखित के नियम से 5 के उत्तर देना है आपको। भाषाओं के वर्गीकरण के आधार की उदाहरण व्याख्या करना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सब यहीं से दिया हुआ है। से अयोध्या कांड, रामचरितमानस, मैंने ऐसे प्रश्न है। जनरली आप बचपन से इन सारे प्रश्नों से आप हिंदी में अवगत होंगे। अब यहाँ पे जो तीसरा जो पेपर है 200 नंबर का, अब GS का पेपर शुरू हो गया। सामाजिक विज्ञान, इसमें इतिहास एवं भूगोल जनरली इसमें शामिल किया जाता है। कुछ प्रश्न समाज का भी होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहले तो क्या होगा कि हिस्ट्री से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न,
ज्योग्राफी से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो हिस्ट्री से देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपको आसान लगेगा। किस मगध साम्राज्य को वज्जी गणतंत्र को हराकर आत्मसात किया गया? देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे कह रहा है किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणतंत्र को, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। उसका जो, ठीक है, ननिहाल था। वैसे देखिए हड़प्पा नदी किस किनारे का अवस्थित है? मैंने इन सारे प्रश्नों को लेकर आप ऑलरेडी आप लोगों ने जरूर किया ही होगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे मित्र मेला के बाद स्वराज पार्टी। अब यहाँ पे आ रहा है प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं जिसका आपको लिखना है। चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्राओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था? ठीक है, जो जनरली ये तो जेपीएससी का फेमस प्रश्न है। इसमें भी देख पा रहे हैं आप, इसमें से देख पा रहे हैं आप यहाँ पे किन्हीं 2 ही का उत्तर देना है। और कितना प्रश्न है? 1 2 3 4, 4 में से 2 ही उत्तर देना है। कितना आसान है। सिलेक्टिव भी थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। देख पा रहे हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा आप एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों के तीनों पढ़ जाए। उसमें से कोई भी आपका 1 या 2 पार्ट मजबूत होगा, आसानी से आप कर जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे है जियोग्राफी में, यहाँ पे 10 प्रश्न वैसे ही रहेगा। 10 प्रश्न के बाद से अब थोड़ा हम लोग इसको मेंस का प्रश्न कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस पर प्रकाश डालता है? कितना अच्छे से मैंने इसको समझाया भी हुआ था। पूरा पूरा मेंस को ध्यान में रखते हैं। वर्तमान समय में भारत की चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है, व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के तीव्र नगरीकरण का सकाय विवरण प्रस्तुत कीजिए। झारखंड में ग्रामीण अधिकारों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। पेपर 5 में है यहाँ पे भारतीय संविधान राजनीति से सुशासन से संबंधित है। इसमें भी 10 प्रश्न पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा। 10-10 20 होगा पार्ट 1 पार्ट 2 में। देख पा रहे एकदम, मैंने कोई इतना नहीं है, थोड़ा सा आप स्ट्रेटजी बनाएंगे एकदम आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे। देख पा रहे हैं भारत में मूल अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया जाता है जबकि मूल कर्तव्यों को कम महत्व दिया जाता है। क्या आप सहमत हैं? अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, पढ़ना है आपको वहीं से, लक्ष्मीकांत से ही आसानी से आप इसे कर जाएंगे। विशेषकर उदारीकरण के दौर में भारतीय प्रधानमंत्रियों की शक्तियों तथा कार्यों का परीक्षण कीजिए। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर पर देखिए बिल्कुल करेंट से इसको, ठीक है, सॉरी, लिबरलाइजेशन के दौर पे इसको कनेक्ट करने की कोशिश किया गया है। 73वां 74वां है यहाँ पे ग्रामीण और नगरीय, ठीक है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। वैसे ही जनहित पर टिप्पणी लिखी यहाँ पे। सब कोई भी ऐसा मतलब डायनेमिक प्रश्न नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं। करेंट से बहुत अधिक कम कोरिलेट किया गया है। जनरली ट्रेडिशनल प्रश्न है पॉलिटी में भी, वैसे ही यहाँ पे भी है। देख पा रहे हैं वैश्वीकरण उपरांत की दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित है। यहाँ पे केंद्रीय सूचना का अधिकार में यहाँ पे दिया हुआ है सब। भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन तथा कार्यकरण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कोई भी ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा नहीं जो आपको फील नहीं आएगा कि आप इसे करेक्ट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस करेंगे आसानी से हो जाएगा। अब लास्ट जो 5वां जो पेपर है इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसमें भी होगा इकोनॉमिक्स को 2 खंडों में। पहले जो 10 है, ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको कुछ मेंस का भी प्रश्न मिल जाएगा कि हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार की संरचना एवं दिशा में परिवर्तन की व्याख्या करें। भारतीय किसी कृषि पर यहाँ पे WTO की बात कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव की विस्तृत विवेचना करें, खासकर सब्सिडी वगैरह को लेके। देखिए कोई मैंने ऐसा प्रश्न नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। देख के आपको खुद लग रहा होगा, थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने स्टडी किया होगा तो लग रहा होगा कि बिल्कुल ठीक है, हम एक कॉम्पिटिटर के तौर पे मौजूद हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 5 में यहाँ पे झारखंड के वर्तमान औद्योगिक नीतियों की विवेचना कीजिए। झारखंड का स्पेशल झारखंड से संबंधित है। लास्ट जो पेपर है यहाँ पे पेपर 6 है सामान्य विज्ञान पर्यावरण एवं तकनीकी विकास। इसमें भी आपको सिलेक्टिव ही स्टडी करना है। सबसे पहले तो 20 प्रश्न आपको दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद से ठीक है मेंस के प्रश्नों को मैं आप लोगों को दिखाने के लिए होंगे, थोड़ा सा मेंस के प्रश्नों को देख लीजिए।
कि किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, अपश्रय एवं पराश्रय ध्वनियाँ यहाँ पे क्या है, इंफ्रासोनिक साउंड आप लोगों ने, ठीक है, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक साउंड आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। प्रकृति में अपसर्य ध्वनियों के स्रोतों के नाम लिखिए। केपलर के ग्रहीय गतिक सिद्धांत का वर्णन करें। 10th से आप लोगों ने, ठीक है, जरूर पढ़ा ही होगा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच प्रभेद बताएं। सिंह सलन वंशागति से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है, पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्रोमोसोम वगैरह का जो जिक्र आएगा। उसी तरीके से पीयूष ग्रंथि के 4 प्रमुख हार्मोन के नाम लिखे। बायोलॉजी है, देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर दिया हुआ है। इसके बाद फसल बीमा योजना, एक आध क्वेश्चन, ठीक है, करेंट से यहाँ पे डाल दिया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, इन्वायरमेंट से यहाँ पे डाल दिया गया है। देख पा रहे नगरीकरण और शहरीकरण से। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ऊर्जा संकट क्या है। कैंसर रोग की परिभाषा दे, कैंसर के प्रकार का हमने देख रहे हैं। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे अपने आप को कि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि जिसे आप कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिखाना जरूरी था, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बिल्ड हो पाए, आप लोग थोड़ा और अधिक एनर्जेटिक हो जाए। और जो भी देखिए, जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाए 2-3 महीनों में, अगर आपके पास प्लान बी नहीं है, लगता है कि जेपीएससी ही मुझे करना है, तो पूरी तरीके से यहाँ पर लग जाइए, क्योंकि फिर से टाइम आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। और ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करिए कि जिस तरीके से झारखंड पीसीएस के द्वारा जितनी जल्दीबाजी में आंसर की यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, उतनी ही जल्दीबाजी में विदिन 2 महीना के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा जेपीएससी का। और उसके बाद यकीन मानिए, जेपीएससी में बहुत प्रेशर है कि जल्द से जल्द 7th जो जेपीएससी को उसका, ठीक है, पूरी तरीके से प्रक्रिया कंप्लीट करवाना है। तो किसी भी कीमत पे देखिए, एग्ज़ाम जल्द से जल्द मेंस का ले ही लेगा। टाइम बहुत कम है, आप लोग अभी इस तैयारी में लग जाइए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। एंड जय हिंद।